हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कक्षा 10वीं के विज्ञान का पहला जो चैप्टर है वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। ये हमारा पहला चैप्टर है जिसको हमको पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। पहला टॉपिक है परिवर्तन। किसे कहते हैं? तो वस्तुओं या पदार्थों के रूप, रंग, आकार, अवस्था, तापमान, संरचना, स्थिति इत्यादि में जो बदलाव होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाए, संरचना में परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए या अवस्था में जो बदलाव हो जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है किंतु उसका रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन किसी वस्तु में होगा तो उसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था बदलेगी, न कि रासायनिक अवस्था। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना इत्यादि। दूसरा है कि भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन क्या क्या गुण हो सकते हैं उसको हमको यहाँ देखना है। तो पहला पॉइंट है पदार्थ के केवल भौतिक गुण, जैसे रंग, रूप, आकार, परिमाप, अवस्था इत्यादि में परिवर्तन होता है। यानी भौतिक परिवर्तन होगा तो उसमें पदार्थ का क्या क्या रूप बदल सकता है? तो रंग बदल सकता है या उसका रूप बदल सकता है या आकार बदल सकता है या परिमाप बदल सकता है। दूसरा पॉइंट है परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। यानी जिस कारण से परिवर्तन हुआ है उस कारण को यदि हम हटा लेते हैं तो हमारा जो पहले वाला पदार्थ है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है यह परिवर्तन अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोरेरी होता है। चौथा है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। यानी भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं बल्ब का जलना, जल में नमक का घोलना, मोमबत्ती का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, फलों से सलाद बनाना, मक्खन का बर्तन में पिघलना। ये सब जो हमारे उदाहरण हैं किसके हैं? भौतिक परिवर्तन के हैं। दूसरा है हमारा रासायनिक परिवर्तन। किसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन? तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा उस पदार्थ का केवल रासायनिक गुण बदलेगा, न कि भौतिक गुण बदलेगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं दही से दूध बनना, लोहे पर जंग लगना, आयरन तथा सल्फर के आयरन सल्फाइड, लकड़ी और कागज का जलना। तो ये जो उदाहरण हैं ये सभी हमारे उदाहरण किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के। अब आइए पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण। तो रासायनिक परिवर्तन गुण में पहला पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक व संघटन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया क्या होता है? भिन्न होता है। ये पहला पॉइंट है। यानी किसी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन होता है तो जो नया पदार्थ बनेगा वो पहले वाले पदार्थ से गुणों में क्या होगा? भिन्न होगा। यानी इसका गुण अलग होगा और पहले वाले पदार्थ का गुण क्या होगा? अलग होगा। दूसरा है सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा किसी भी पदार्थ में तो जो पदार्थ बनेगा नया उससे हम चाहें अपना पुराना वाला पदार्थ यानी प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त करना तो वो नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। चौथा पॉइंट है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं दूध से दही बनना। तो दूध से दही बनना एक हमारा अस्थायी परिवर्तन है।
हम दही से दूध पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि जो नया पदार्थ बना वो पहले वाले पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो पाता। लोहे पर जंग लगना, आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड बनाना, लकड़ी और कागज़ का जलना, तो ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दो परिभाषा हमारा हुआ किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या रसायनों से संबंधित जो अभिक्रिया होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 प्लस Fe, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। नोट में हमारा कुछ पॉइंट हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यह तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। यानी अभिकारक है क्या? तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होंगे उसे अभिकारक कहेंगे। और ये हमेशा कहाँ लिखे जाएंगे? तीर के निशान के बाईं ओर। जैसे यहाँ हम देख लेंगे कि ये जो हमारा कॉपर सल्फेट और ये हमारा आयरन है, ये तीर की किधर लिखा गया है? बाईं ओर लिखा गया है। ये हमारा तीर है और तीर से किधर लिखा गया है? बाईं की ओर लिखा गया है। तो ये जो हमारा होगा ये हमारा क्या होगा? अभिकारक होगा। ठीक है। अगला नोट्स है उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी अभिकारक से जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? उत्पाद कह देते हैं। और यह तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? तीर के निशान के दाईं ओर। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा बाईं ओर लिखा गया है, ये वाला ये किधर लिखा गया है? बाईं ओर। तो ये हमारा अभिकारक हो गया। और ये लिखा गया है तीर के दाईं ओर। तो जब ये तीर के दाईं ओर लिखा गया है तो ये हमारा क्या होगा? उत्पाद होगा। ओके। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दूध से दही बनना, भोजन को पकाने की प्रक्रिया। तो ये सब जो उदाहरण है वो हमारे किसके उदाहरण हैं? उत्पाद के उदाहरण हैं। तीसरा नोट्स में है उत्प्रेरक। किसे कहेंगे हम लोग उत्प्रेरक? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की वेग की दर को परिवर्तित कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और यह तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? भाग नहीं लेगा। याद रखेंगे कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन जो अभिक्रिया का रेट होता है, जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है उसका रेट यानी दर क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। यानी कभी बढ़ा भी सकता है और ये कभी क्या कर सकता है? घटा भी सकता है। तो उत्प्रेरक को ध्यान में रखेंगे। उत्प्रेरक क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ये नहीं लेगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। ये हमारे 4 तरीके हैं जिसके द्वारा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। जिसमें हमारा पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है तापमान में परिवर्तन और चौथा है गैस का उत्सर्जन। चौथा क्या है? गैस का उत्सर्जन। यानी इस प्रक्रिया के द्वारा, यानी इन चारों प्रक्रियाओं के द्वारा हम ये पहचान सकते हैं, किसको पहचान सकते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पहचान सकते हैं। तो पहला हमारा जो था अवस्था में परिवर्तन, हम कैसे पहचान लेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। जैसे मैग्नीशियम फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम का चूर्ण निर्माण होता है। यानी मैग्नीशियम फीते को
जब हम किसके साथ जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, तो जो हमारा पदार्थ बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम का चूर्ण। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह हमारा एक इस अभिकारक का क्या हो रहा है, अवस्था बदल जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, नीला, परंतु लोहे की कील डालने पर उसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। यानी जो भी हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसका विलयन तो नीला होता है, लेकिन जैसे ही उसमें हम लोहे का कील डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो पहले नीला था, अब क्या हो गया, हरा हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, तो रंग हमारा क्या हो गया, बदल गया। अतः रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है। यहाँ हमारा एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, ये हमारा आयरन है, इसका रंग हमारा हरा होगा, किसका, कॉपर सल्फेट का। और जैसे ही इसमें हम मिलाएंगे किसको, लोहा को मिलाएंगे, तो जो हमारा ये बनेगा ये FeSO4, इसका रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है। जैसे हम देख सकते हैं हम कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर पात्र गर्म हो जाता है। यानी जो भी हमारा तनु अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या है, H2SO4। तो जो भी हमारा H2SO4 होगा उसमें किसको हम डालेंगे, जिंक, दानेदार जिंक। जब हम डालेंगे तो होगा क्या, जिस पात्र में ये हमारा रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है। चलिए अब चौथा देखते हैं। चौथा हमारा है गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक को डालने पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी एक ही एग्जाम्पल हम दोनों जगह लिख सकते हैं कि जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालते हैं तो पात्र भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हम तापमान में परिवर्तन हुआ है। यही दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या कर रहे हैं, दानेदार जिंक डाल रहे हैं, तो उस जिंक को डालने पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया में क्या हुआ, गैसों का उत्सर्जन। अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को लोग क्या कह देंगे, रासायनिक समीकरण। या जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया हुआ उसको प्रतीक के रूप में हम क्या करें, चिन्हित करें, निरूपण करें, दिखाएं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, रासायनिक समीकरण है। या फिर जो भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो भी हमारे अभिकारक भाग ले रहे हैं और अभिकारक से जो भी हमारे उत्पाद बन रहे हैं उसको हम संकेत के द्वारा दिखाएं या फिर सूत्र के द्वारा दिखाएं। तो संकेत और सूत्रों के माध्यम से यदि हम उसको व्यक्त कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारा 2H है, यहाँ पर क्या है, O है, ये हमारा हाइड्रोजन का है सिंबल है, ये हमारा ऑक्सीजन का सिंबल है। अब दोनों मिलकर क्या बना दिए, ये पानी बना दिए H2O। तो ये हमारा पानी का फार्मूला हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा अभिकारक है और ये तीर के दाहिनी तरफ क्या है, उत्पाद है। तो इनको हम संकेत के द्वारा प्रदर्शित किए हैं और सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किए हैं, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, यह एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण का महत्व या विशेषताएं। क्रियाकारक और उत्पाद में संपूर्ण जानकारी जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती है। यानी रासायनिक अभिकरण का महत्व क्या है, चाहे रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या है, तो जो भी हमारे अभिकारक होंगे यानी क्रियाकारक या चाहे हमारे उत्पाद होंगे उसकी संपूर्ण जानकारी मिलती है कि उसमें कितने अणुओं की संख्या है, चाहे उनका द्रव्यमान कितना है। दूसरा पॉइंट है पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। यानी रासायनिक समीकरण द्वारा हम पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया
के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के बारे में जानकारी मिलती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो भी हमारी आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, और आवश्यक परिस्थितियों में कौन सा, ताप या फिर दाब या फिर उत्प्रेरक, इसकी जानकारी हमको कृषि रासायनिक अभिक्रिया से मिल सकती है। समीकरण से, चौथा पॉइंट है, समीकरण से ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो भी रासायनिक समीकरण है उससे हम यह बता सकते हैं कि कौन से रासायनिक समीकरण हमारा ऊष्माक्षेपी है या फिर हमारा ऊष्माशोषी है, ये भी जानकारी मिलती है हमारा रासायनिक समीकरण से। अगला कह रहा है रासायनिक समीकरण की उत्क्रमणीयता की जानकारी मिलती है। उत्क्रमणीयता किसकी जानकारी मिलती है, तो उत्क्रमणीयता की जानकारी मिलती है रासायनिक समीकरण से। उत्क्रमणीयता का मतलब है कि अभिकारक से हम उत्पाद बना ले या फिर उत्पाद से हम अभिकारक बना ले। तो उस प्रकार के जो हमारे समीकरण होते हैं उसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।